Came to future CAs, hope you're learning well. This CA Devesh are planning your CA Final AFM faculty and hope you all are preparing super well for your November 2026 exams. ICAI ने नवंबर 2026 के लिए सारी आरटीपीज रिलीज कर दी है एज ऑफ यस्टरडे एंड एएफएम की भी आरटीपी रिलीज कर दी है. वी वर ऑल कीनली वेटिंग फॉर द आरटीपी टू सी के क्या आरटीपी में सिमिलर टाइप के सम्स होते हैं, न्यू टाइप के सम्स होते हैं. जनरली स्पीकिंग आरटीपीज where institute tries to test couple of new sums irrespective of the subject. हर सब्जेक्ट में एक दो नए सम्स होते हैं, but generally these नए sums are from similar concepts that are taught, and while that is the case with AFM for most of the questions, but there are एक दो नए questions जो उन्होंने पूरे के पूरे out of the box out of the book, आपको जो बोलना है बोल सकते हो. एच मॉडल जो May 26 में था वहां तक तो ठीक था, बिकॉज एच मॉडल का फॉर्मूला फिर भी आपको बुक में दिया हुआ था. बट मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा सम है आपके आरटीपी में जो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का दिया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का दिया हुआ है, जो मैं विल शो यू द मॉड्यूल ऑल्सो. कहीं ना कहीं वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, वहां पे तो फॉर्मूला भी नहीं लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट भी नहीं लिखा हुआ है, बट पूरा का पूरा उस पर सम दे दिया है. बट आई थिंक वी शुड टेक इट स्पोर्टिंगली एंड वी शुड थिंक के हो सकता है शायद इंस्टीट्यूट को यहाँ इस अटेम्प्ट में नेक्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट करना होगा ये सम, इसीलिए उन्होंने ये आपको ऑलरेडी आरटीपी में दे दिया है. ठीक है, सो एज प्रॉमिस्ड गाइस, I had told you that I will bring a series of videos on new questions, on division, on RTPs, MTPs, everything. So stay tuned. If you've not subscribed to this channel, सबसे पहले तो subscribe button दबाओ, चाहे आपका attempt number 26 में, चाहे May 27 में, चाहे उसके बाद है. You will get a lot of important content, updates एंड गाइडेंस, मोटिवेशन, आपको जो बोलना है बोलो. सीए फाइल से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें इस चैनल पे मिल जाएगी, and most importantly AFM के related. Okay, so what is the agenda of today's video? We will be discussing जो मैंने आपको बताया था ना हट के क्वेश्चन है. मैं आपको पहले तो एक ओवरऑल आरटीपी गो थ्रू करवा लेता हूँ. Will not spend time on each sum right now. I am planning to make a separate video where we discuss each and every question in detail. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जो नया क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के, वो जो नया कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, जो नया क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट देयर विल बी अ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो which will get uploaded soon on this channel as well, where we will discuss the entire RTP including the MCQs as well. Okay, so stay tuned. If you not subscribe already, do subscribe. ठीक है, चलो ये देखो आपके एमसीक्यूज के अंदर ये मल्टीलैटरल नेटिंग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है. इट इज क्वाइट इजी. फिर आपको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो पूछ लिया है. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, बट ऑनेस्टली मैं जब आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में ये एमसीक्यू करवाऊंगा, आई विल आल्सो ब्रीफली टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट एज वेल. इट इज एन इजी कॉन्सेप्ट if you pay full attention, and you can master these MCQs. Very scoring MCQs, very straightforward, very simple, and in some shape or form honestly ये कहीं ना कहीं 1 marker वाले MCQs है. So the transaction took place at what time will affect both exchange position and cash position. आप सारे transactions देखोगे, DD doesn't affect your cash position. Purchased a bill doesn't affect cash position. Forward TT doesn't affect cash position. Purchase contract is cancelled, does not affect your cash position, but remittance affects both exchange position as well as cash position. Okay, again draft cancel doesn't affect the cash position. So सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो कैश एंड एक्सचेंज दोनों को आपके पोजीशन को अफेक्ट करता है. इसका टाइम क्या है 14:45. तो बस इतना ही क्वेश्चन था सर, इतना ही क्वेश्चन था. यस एग्जैक्टली इतना ही पूछा हुआ था. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज 1 मार्क पे पूछ सकते हैं. तो ऐसे आपको एक डेमो भी दे रहा है, ऑल्दो इधर ऑफ कोर्स आपको मार्क्स स्टेट नहीं करते कभी भी आरटीपी में, बट इफ यू आस्क मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ इट वाज आस्क्ड इन एग्जाम, इट वुड हैव बीन आस्क्ड फॉर 1 मार्क. ओके, चलो. सो आपके दो एमसीक्यूज की केस स्टडीज, एक मल्टीलैटरल नेटिंग पे दी हुई है, एक केस स्टडी आपकी नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो पे दी हुई है. कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे आपको बेसिकली एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है. यू हैव टू डिसाइड व्हिच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स टू सिलेक्ट. अ प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर आईसीएस स्टडी मटेरियल. ओके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन अगेन वेरी सिमिलर. आई कैन शो इट टू यू एज वेल. Why don't I show it to you? Page number 95 of the book. Very similar to the sum that is already given in your study material. You see ICS study material, shares of voyage, वो voyage को खाली V कर दिया, numbers भी change नहीं किए. 8 times 5 rupees 45%, cost of capital if growth rate is 15%, anticipated 16%, and so on and so forth. Exactly the same sum, 15%, 16%, 5 rupees, 8 rupees, बस voyage को V कर दिया. तो ये पूरा का पूरा same sum है. तो यहाँ तक तो ठीक है. अब तक तो फिर भी आरटीपी बहुत अच्छी जा रही है, सिमिलर सम्स है, ग्रेट.
ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशन अगेन एब्सोल्युटली सेम टू सेम क्वेश्चन, ये वाला जो है बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक, पेज नंबर 389 ऑफ माय क्वेश्चन बैंक, दिस माय क्वेश्चन बैंक, बट कहीं ना कहीं ये वाले जो है MTB 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑफ May 24, 15,000 crores रेवेन्यू वगैरह वगैरह, एंड इफ यू सी it's like similar questions with half of the numbers is also there in your ICS study material, exactly same type का question है with just half numbers, yes exactly, तो 15,000 करोड़ की जगह 7,500 करोड़, ये आपका ICS स्टडी मटेरियल RTP नंबर 20 एंड प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज प्रूव्स इज काफी टाइम पुराने RTPs एंड MTPs, इवन इफ द सम इज नॉट इन द SM, दैट सम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये भी जो है आपका एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है। तो टिल क्वेश्चन 5 यू आर सॉर्टेड, ठीक है, टिल क्वेश्चन 5 ऑफ द RTP यू आर सॉर्टेड, कोई नया क्वेश्चन है नहीं, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, सो टिल हियर यू आर सॉर्टेड। Question number 6, derivatives. Now this is a tricky one, and I will not go into explaining this questions in super detail right now. We have a separate video where I'll discuss this question in detail. But यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कॉल ऑप्शन करना है प्राइसिंग यूजिंग द रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। सर रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होता है, देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो जो बाइनोमियल मेथड में जो रिस्कलेस हेज अप्रोच होता है, राइट, जहां पे आप हेज रेशियो कैलकुलेट करते हो एंड जहां पे आप फाइंड आउट करते हो कि कितने आपको शेयर सेल करने पड़ेंगे फॉर एवरी, कितने शेयर्स बाय करने पड़ेंगे फॉर एवरी कॉल्स, वो वाला जो पूरा मेथड है आपका, वो ही मेथड ये दिया हुआ है। एंड सेकंड मेथड इज रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मेथड। तो रिस्कलेस हेज मेथड जो है जहां पे यू इक्वेट एंड यू से कि अच्छा मेरे को कितना रिटर्न चाहिए, उसके लिए मेरे को इफेक्टिवली वेयर विल आई बी न्यूट्रल, ओके वेयर विल आई बी न्यूट्रल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही वाला ये रिस्कलेस हेज अप्रोच वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आपके ऐसे ICS स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस है भी जहां पे आपको बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन यूजिंग बाइनोमियल एज वेल एज द risk neutral approach where binomial refers to the riskless hedge approach. Riskless hedge approach मतलब क्या, basically there's a probability of upward, there's a probability of downwards, and where you say कि अच्छा इन बोथ द केसेस आई विल एटलीस्ट गेट द रिस्क रिटर्न, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच का नाम दे दिया उस चीज को, बट द आंसर इज द सेम। एंड यहाँ पे जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली पूछा हुआ है, वेदर द प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज 45% इज दैट प्रोबेबिलिटी द करेक्ट प्रोबेबिलिटी और नॉट, उसका आपको जवाब देना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, बट इट इज नॉट समथिंग दैट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एज लॉन्ग एज यू अप्लाई रीजनेबल जजमेंट एंड यू से कि हाँ रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो वुड बी अ रिस्कलेस हेज अप्रोच, तो फिर भी पॉसिबल है, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट। एग्जाम एनवायरमेंट में अगर रिस्कलेस पोर्टफोलियो सीधा का सीधा रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो पूछ लिया, हाउ विल यू अज्यूम दैट इज अ रिस्कलेस हेज अप्रोच, फिर ये है कि जो आपको आ रहा है वो आप करके आओगे, ठीक है। बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वन। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी गिवन, बट देखो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे से लग रहा है कि अब ICN और ट्रिकी चीजें आपको पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी टेस्ट कर रहा है। तो ये देखो, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है ना, ये सेम टू सेम आपकी बुक में दिया हुआ है, आई विल शो इट टू यू एज वेल। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, नंबर्स भी सेम ही है, ठीक है, बट ये और ये RTP पास्ट RTP एंड MTP में टेस्टेड है, बट ये जब टेस्ट हुआ था ना तब सिर्फ इसके 2 पार्ट्स थे। आप यहाँ पे देखो इसके 3 पार्ट्स पूछे हुए। फर्स्ट पूछा हुआ एटलीस्ट वन रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द यील्ड कर्व ऑफ बोथ दीज कंपनीज वेयर एक का यील्ड रेट ज्यादा है, एक का कम है। आंसर इज वेरी सिंपल, दोनों के क्रेडिट रेटिंग में डिफरेंस होगा, बट कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के एडिशनल सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस पूछ दे रहा है जिससे इट इज एक्सपेक्टिंग टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपको 2 शेयर्स दे दिए हैं, एक रिस्क फ्री बॉन्ड दे दिया है, ठीक है, 2 सिचुएशंस में आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है, तो व्हाट यू विल हैव टू फाइंड आउट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फर्स्ट ऑफ दीस शेयर्स एंड देन ऑफ दीस पोर्टफोलियोज, ओके। एंड देन पूछा हुआ है कि you have to assess this from a perspective of risk averse and risk seeker investor. सिंपलर सम यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट, बट अ न्यू सम एंड रिस्क अवर्स रिस्क न्यूट्रल वाला जो है वो पार्ट, और अदर आई वुड से रिस्क अवर्स एंड रिस्क सीकर वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट थोड़ा सा नया डाल दिया, ठीक है, दैट इज द ओनली चेंज, अदरवाइज इट इज डुएबल। अगेन वी विल सॉल्व इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला जो क्वेश्चन है वो भी है इजी, और आई वुड से है डुएबल, प्रीटी डुएबल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, बट बैठा का बैठा उठा के नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स का एक इमोल्यूमेंट्स था जो आप लैप्स हो जाएगा तो कितना वैल्यूएशन आप उनको दोगे, वो सब पूछा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का क्वेश्चन अगेन इट इज ऑलरेडी देयर, अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इन लोगों ने, बट इट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द पेज नंबर वाज 123। देखो ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे के सारे वैल्यूज भी सेम है, ये MTP 2 ऑफ May 2026 में पूछा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन ही है जो आपको RTP में दिया हुआ है। सो अब तक भी न्यू क्वेश्चन ही, अच्छा क्वेश्चन है बट न्यू नहीं है फॉर सम रीजन।
सिक्योरिटी एनालिसिस। एंड ये जो क्वेश्चन है इन्होंने लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे के एकदम गोगली बॉल डाल दिया आपको आउट करने के लिए, बट आई एम जस्ट होपिंग कि इन लोगों ने, जो हम लोग ने May 26 के बाद ऑल ऑफ अस, ऑल फैकल्टीज, ऑल स्टूडेंट्स, द एंटायर फ्रैटर्निटी हैड रिक्वेस्टेड आईसीएआई कि आपको टफ पेपर पूछना है पूछ लो, लेकिन एटलीस्ट जो भी कॉन्सेप्ट से नए कॉन्सेप्ट पूछ रहा है एटलीस्ट टेस्टेड समवेयर, वेदर टेस्टेड इन आरटीपी और टेस्टेड इन एमटीपी, या तो आईसीआईएसएम में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो। तो आई एम होपिंग दैट आईसीआई ने अब उस सजेशन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए उन लोग कहीं ना कहीं बाय गिविंग इट इन दिस पर्टिकुलर आरटीपी दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट दैट इसको एग्जाम में वो लोग पूछेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव टू, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता देता हूं बाय द वे ये दिया क्या हुआ है आपको, सिक्योरिटी। सो वील सॉल्व दिस एंटायरली इन दिस वीडियो एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वील सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज़ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल मोर डुएबल। वो आप खुद से भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो चलेगा। इफ यू फील लाइक यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियो एंड डिस्कस द न्यू, वी कैन डिस्कस द न्यूआंसेस, बट ये तो ऑल टुगेदर नया कॉन्सेप्ट है तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। पूछा क्या है देखो, आपको बोला हुआ है द डेटा पर्टेन्स टू द शेयर प्राइसेस ऑफ ए लिमिटेड। आपको ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग एंड लो प्राइसेस दिए हुए हैं, और आपको 14 दिसंबर से लेके डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये 11 जैन, ये एक्चुअली 12 जैन है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन लोगों ने सॉल्यूशन में वो आंसर करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। 12 जैन तक का डेटा हुआ है, 14 दिसंबर से लेके 12 जैन तक डेटा दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, इवैल्यूएट वेदर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ ए लिमिटेड स्टॉक इंडिकेट्स अ बुलिश और अ बेरिश ट्रेंड यूजिंग द 14-day RSI। मतलब बोलो क्या बोल रहे हैं आप, 14-day RSI कैलकुलेट करो एंड उसके बेसिस पे बताओ वेदर दिस इज अ बुलिश ट्रेंड और अ बेरिश ट्रेंड। अब आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ये कितना दिया हुआ है देखो, एच मॉडल तक तो ठीक था, एच मॉडल तो फिर भी उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ था। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दैट, आई फॉरगॉट द पेज नंबर किस पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज अराउंड, कहीं ना कहीं पर एच मॉडल इसमें नहीं होगा। H model was security evaluation, and anyways that's fine, but you all know, we all of us know that security evaluation was in chapter 5 in security evaluation we all know that H model का जो है आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर और अदर बुक के अंदर ऑलरेडी आपको उस चीज का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस जो है वो, लेट अस रीड, देखो क्या दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देन हम लोग पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, देन आई विल आस्क यू अगेन कि क्या आपको लग रहा था ये सिर्फ जो थियरी आईसीआई की स्टडी मटेरियल में दी हुई है उसके बेस पे आप सॉल्व कर पाते हैं? आई एम टेलिंग यू द आंसर इज नो, नहीं कर पाते हैं, शायद इसीलिए आईसीआई ने इसको नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू द मीडियम ऑफ आरटीपी। Relative strength concept suggests that the prices of some securities rise relatively faster in the bull market but decline more slowly in the bear market. So they are saying अच्छी securities है, बढ़ते टाइम फटाफट बढ़ते, घटते टाइम इतना slowly घटते, ज्यादा नहीं घटते, तो अच्छी है। As an investor I would prefer that, ठीक है। Than other securities comparatively, relative है, ठीक है। Some securities exhibit relative strength. Investors will earn higher returns by investing in securities which have demonstrated the relative strength in the past because the relative strength of a security tends to remain undiminished over a period of time. तो they are saying कि ऐसी securities अगर आप चूज करोगे तो लाइफ टाइम में आप अच्छा रिटर्न कमाओगे, तो अच्छी बात है, आप ऐसी securities आपको चूज करनी चाहिए, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। It can be measured in several ways. बता रहे, देखते हैं क्या बताया उन्होंने। Calculating rate of return and classifying those securities with historically high average returns as securities with high relative strength। मतलब क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिकली अगर हाई एवरेज रिटर्न है देन दे आर सिक्योरिटीज विद अ हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप रिटर्न कैलकुलेट करो सिक्योरिटी पे, ठीक है, एंड आप कंपेयर करो, एंड बेसिकली नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, रेशियोज लाइक सिक्योरिटी रिलेटिव टू द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो, आप पूरे मार्केट के साथ कंपेयर करो, सो दैट यू कैन नो व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब तक तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि हाँ, basis the what is the theory that is written, I am supposed to calculate a return and I am supposed to compare it with the industry. अब हम लोग actual solution solve करते हैं। I will teach you how to solve this question, guys. An important question. अगर आप May 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है नवंबर 26 में नहीं पूछा, May 27 में पूछ लिया आपका, चाहे नवंबर 29 में क्यों ना अटेम्प्ट हो, आप अभी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज एन एडिशनल, अभी देख लो, मतलब जब देखना है देखो, बट बेसिकली ये क्वेश्चन इग्नोर मत करना, ठीक है। कूल। सो हाउ टू सॉल्व इट, let us solve it together, guys. One second. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन की नीड नहीं है। ये देखो ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज बेसिकली
RSI आंसर क्या करता है? व्हाई डू यू नीड टू कैलकुलेट RSI? RSI आंसर दिस वन क्वेश्चन। ऑन अप डेज जब भी शेयर बढ़ता है, ठीक है, तब वो कितना बढ़ता है टिपिकली, ठीक है, तब वो कितना बढ़ता है, पर जब गिरता है वो कितना बढ़ता है? हो सकता है कि जिस दिन बढ़ा उस दिन 2% बढ़ा, बट गिरते वाले दिन खाली 0.5% गिरा। तो ऑफकोर्स हर स्टॉक में मूवमेंट तो आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच इज ओके। बट जब बढ़ रहा है तब ज्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है तब कम घट रहा है, विच इज गुड, ठीक है, विच इज गुड। एंड वाइस वर्सा अगर है 0.5 भी बढ़ता है लेकिन घटता है तब 2% बट घटता है, विच इज बैड, ठीक है। सो इट इज इफेक्टिवली द रेशियो ऑफ एवरेज अप मूव्स, एवरेज अप मूव्स, कितना ऑन एन एवरेज कितना अप मूव में, टू एवरेज डाउन मूव्स, दिस इज द रेशियो, इट इज एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, दिस इज RS, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है उसके बाद में आते हैं, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। इंडेक्स क्या है? बेसिकली यू स्केल द स्कोर बिटवीन 0 to 100, यू स्केल द स्कोर बिटवीन 0 to 100, तो इंडेक्स होता है ना 100, 100 इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड, 0 इंडिकेट्स अ बेरिश ट्रेंड, तो 100 एकदम ही ओवरबॉट हो गया, 0 एकदम ही अंडर, जो भी है उस पर आते हैं, विल कम टू दैट। तो पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट इज, अब आप ये इमेजिन करो आईसीआई ने अपने थियरी में एक्सप्लेन क्या किया हुआ है वर्सेस एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, कि आप सिर्फ थियरी पढ़ के कर पाते नहीं कर पाते, विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। कि एच मॉडल तक तो ठीक था कि यार एटलीस्ट फॉर्मूला आईसीआई ने दे रखा था अपने मॉडल के अंदर, लेकिन यार ये तो थोड़ा सा गलत है कि जहां पे इन्होंने फॉर्मूला भी नहीं दिया, बट विच आई थिंक इज ओके एज लॉन्ग एज, अब अगर एक बार इन्होंने दे दिया आरटीपी और आप एग्जाम में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एग्जाम में पूछते तो दिक्कत था। एंड हेंस वी आर होपिंग ऐसे जो गुगली बॉल्स है जितने आपको आरटीपी और एमटीपी में डाल दो प्लीज डाल दो, बस एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, इफ द गेन्स हैव कंसिस्टेंटली बीन बिगर, मतलब बढ़ते जा रहा है, कंसिस्टेंटली गेन बढ़ते जा रहा है, और द गेन इज बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, तो कहना है अगर गेन बिगर होगा या मोर फ्रीक्वेंट होगा तो आपका एवरेज गेन विल बी हायर, ऑन एन एवरेज जो आपका गेन हो रहा है विल बी हायर, करेक्ट, एज कंपेयर टू लॉसेस, देन द आरएसआई सिट्स हाई। मतलब अगर कंसिस्टेंटली गेन्स बिगर या मोर फ्रीक्वेंट है, मतलब आपका बुलिश ट्रेंड है, इफ लॉसेस आर डोमिनेटिंग व्हाट मींस, अगर रिवर्स सिचुएशन है, इट मींस दैट देयर इज अ बेरिश ट्रेंड, इट मींस दैट देयर इज अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑन व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड व्हाई डू वी कैलकुलेट। अब हाउ टू सॉल्व, देखो सबसे पहला स्टेप वन, बाय द वे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कि मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, चाहे आपका अगर मार्जिन कैलकुलेट करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपका हाई लो से फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा क्लोजिंग देखोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ओपनिंग हाई एंड लो प्राइस जो है उसको इग्नोर करोगे, ठीक है, इग्नोर करने में तो आप एक्सपर्ट हो वैसे भी, तो इग्नोर करोगे, आप सीधा का सीधा क्लोजिंग प्राइस को ही देखोगे। तो आप क्या करना है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में लिख रखा है, यू हैव टू टर्न दीज प्राइसेस, विच प्राइसेस, द क्लोजिंग प्राइसेस, इनटू डेली गेन और लॉस, इनटू डेली गेन और लॉस। क्यों? क्योंकि जो एवरेज है गेन, वो डेली गेन का एवरेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहां पे 14 लिखा है ना, 14 डे आरएसआई, मतलब इट मींस दैट इट इज अ 14 डे का एवरेज, ठीक है, इट इज अ 14 डे का एवरेज। नाउ कैन आई से आई विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग डेज, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी अपने को, सो वील सी कैसे फिट करना है, यू विल हैव टू बेयर विथ, ये थोड़ा सा छोटा मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना, ठीक है, ठीक है, डेज, ठीक है, और मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इधर डेज लिख रहा हूं, तो आप चला लेना, ठीक है। डेज 1 2 आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट मेरे पास जगह कम है और इतना सारा लिखने का, बैठ के लिखने का फायदा नहीं है। 7 8 9 10 11, कितने दिन लिखना पड़ेगा? जितने दिन दिए हुए पूरे 20 दिन दिए हुए तो 20 के 20 दिन लिखना पड़ेगा। तो दिस सम इज अ वेरी कैलकुलेशन हैवी सम गाइस, वेरी कैलकुलेशन हैवी सम। हम लोग, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार के लिए पूरा कैलकुलेशन देख लो, पूरा वीडियो देख लो, एक बार समझ आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। देखो बाकी कोई सम होता जो आपने कर रखा होता तो फिर मैं ऊपर ऊपर से सीधा सम ऑडिट करके भी बता देता तो भी आप समझ जाते, लेकिन क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब ये हो गए डेज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर रोज की आप क्लोजिंग प्राइस लिख दोगे, ठीक है, हर रोज की आप क्लोजिंग प्राइस लिख दोगे, उससे फायदा क्या होगा, आप डेली गेन लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। सो कैन आई से डे 1 पे आपका क्लोजिंग प्राइस जो था वो 334.54 था, तो 334.54, सेकेंड डे पे क्लोजिंग प्राइस कैन आई से वाज 334.35। अब आपको चाहिए तो साथ साथ में गेन लॉस कैलकुलेट करते जाओ, चाहिए तो एक एक करके पहले हम लोग सब नोट कर लेते फिर गेन लॉस कैलकुलेट करते, चलो। 334.32, 333.83, 333.71, आप इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, तब तक मैं ये सब लिख देता हूँ, ठीक है। 41, 333.31, 333.35, 333.302,
332.59, 332.52, 332.86, 333.29, 333, 332.84, 332.99, 333.25, 333.30, 333, फाइनली ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज। ये एग्जाम में भी करना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट एग्जाम में तो आपको डेट्स भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ तो आप डेट्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, वैसे दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम में आएगा तो 8 मार्क्स के लिए आएगा, सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम, 14-15 मिनट टू सॉल्व दिस सम। वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस बिफोर दैट आइडियली। आप पूछने को तो 6 मार्क में भी पूछ ही सकते हैं, बट मुश्किल है। या तो फिर हो सकता है कि आपको कम नंबर ऑफ डेज दे दे, बट लेट्स सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, 14 दिन का क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब क्या है, आपको डेली गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। यू विल हैव टू कैलकुलेट डेली गेन और लॉस। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है ना, डेली गेन और लॉस जो है ना, उसके सेपरेट कॉलम्स बनाने, सेम कॉलम में नहीं लिखना है, सेपरेट कॉलम्स बनाने। तो कहना है से एक कॉलम होगा गेन। क्यों क्यों सर? क्योंकि एवरेज लेना है, तो गेन का अलग एवरेज लोगे, लॉस का अलग एवरेज लोगे। एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस है। ठीक है, सो गेन पर डे, लॉस पर डे। सर परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर कैलकुलेट करो। कैन आई कैलकुलेट डे 1 का गेन? नहीं, आई कैन नॉट कैलकुलेट डे 1 का गेन। तो सर मेरे को तो 14 डे आरएसआई लेना है, मतलब 14 दिन के गेन का एवरेज लेना है, विच मींस 14 चेंजेस। तो कैन आई से अगर 14 चेंजेस है, मतलब 15 दिन का चेंज होगा। फर्स्ट से सेकंड डे पे 1 चेंज, सेकंड से थर्ड डे पे 1 सेकंड चेंज, एंड सिमिलरली 14th डे से 15th डे पे 14th चेंज होगा। तो आपको 15 दिन का जो है, तब तक पहले तो आरएसआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रादर तब तक तो गेन लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आरएसआई कैलकुलेट करना चालू कर पाओगे। 14 डे आरएसआई करना है तो उसके पहले आप नहीं कर सकते हो। तो गेन लॉस क्या है आपका, यहाँ पे गेन है कि लॉस है? आपका लॉस है। कहना है यहाँ पे 0.19 लॉस है। ठीक है, 0.1, आपको -0.19 लिखना है, -0.19 लिखो, डजेंट मैटर, बट जो फॉर्मूला है उसमें आप एब्सोल्यूट नंबर ही लिखोगे। तो लॉस, ठीक है, कहना है यहाँ पे भी लॉस है 0.03। ठीक है, कहना है यहाँ पे भी लॉस है 0.49। करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करो, मैं मेंटल मैथ कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है वो कैलकुलेटर पे करना, बिकॉज मेंटल मैथ में गलती के चांसेस टिपिकली होते हैं, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन प्रेशर। ठीक है, 0.30, 0.10 गेन हो गया, फर्स्ट डे पे गेन होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम गेन हुआ है, वापस लॉस हो गया, देखो 0.33। करेक्ट। अब ये क्या हो गया, ये तो वापस लॉस हो गया। कितना लॉस है, ये है 41 + 2, 43 का लॉस है। करेक्ट, 0.07 का लॉस है। अब गेन हो गया वापस 0.34। अब 2x पे देख लेना फटाफट, तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे वापस गेन हो गया। कितना गेन हो रहा है बताओ? 45 का गेन हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट, चेक कर लेने दो मेरे को एक बारी वैल्यूज के साथ। 3343073443 है। यस, दिस इज 43 गाइस। ठीक है, ये क्या है, 89 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 84 है, 84। ठीक है, तो ये वापस लॉस हो गया आपका। करेक्ट, वापस लॉस हो गया आपका, 0.45 का लॉस हो गया। करेक्ट, 0.45 का लॉस हो गया आपका। अब ये 14 डेज हुए, लेकिन 14 चेंजेस नहीं हुए अब तक, 13 चेंजेस हुए। आपको काउंट करना, आप चेंजेस काउंट कर लो मैन्युअली, बट 13 चेंजेस हुए। अब 14th चेंज क्या है, 14th चेंज जो है वो प्रॉफिट है 0, और गेन है 0.15 का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो है 14 डेज का, इसका आपको एवरेज गेन फाइंड आउट करना है। आपको 14 डेज का एवरेज गेन फाइंड आउट करना है, 14 डेज का जो है आपका एवरेज लॉस फाइंड आउट करना है। सर एवरेज मतलब सिंपल एवरेज। तो आप क्या करोगे, 0.9 + 0.03 + 0.49 + 0.12 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 0.45, इनफैक्ट टिल हियर। तो आपको 14 नंबर्स ऐड करने हैं, तो 0000 भी ऐड होगा इफेक्टिवली, बट आई मीन यू वोंट मैन्युअली डू इट, बट यू नो दैट दैट गेट्स एडेड। ठीक है, तो ये जो भी नंबर ऐड हो गया, ये जो भी नंबर ऐड हो गया, उसको आपको करना है डिवाइड बाय 14। क्यों? क्योंकि 14 चेंजेस थे, एंड हेंस यू हैव टू टेक एन एवरेज ऑफ 14 चेंजेस। 14 गेन कितना है, जैसे 0.04 पहला गेन है। ठीक है, दूसरा गेन है 0.34, तीसरा गेन है 0.43, सो 0.04 + 0.34 + 0.43। ठीक है, ये 3 गेन्स हो गए, और उसके बाद ये भी तो बच गया 0.15, तो ये 4 गेन्स हो गए। तो डिवाइड बाय 4 नहीं करूंगा मैं, डिवाइड बाय 4 नहीं करूंगा, डिवाइड बाय 14 करूंगा, विच मींस 14 दिन में मेरा टोटल गेन जो था वो 0.96 था। 14 डेज में मेरा टोटल गेन जो था वो 0.96 था। करेक्ट, एंड हेंस 0.96 डिवाइडेड बाय 14।
ठीक है, तो ये जो आंसर है मेरा 0.06857 है, 06857 है, बट मेरे को देखो नोट दिया हुआ है क्वेश्चन में राउंड ऑफ कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल्स, करेक्ट, एंड हेंस मैं यहाँ पे एवरेज गेन लिख दूंगा 0.07, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लॉस के लिए करता हूं, आई एम नॉट डूइंग इट मैनुअली, बट आप कर लोगे तो 0.1798 समथिंग कुछ तो आएगा, तो ये आ गया आपका एवरेज लॉस 0.18, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, दिस इज वेर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज वेर इट गेट्स इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द मेन पार्ट, ठीक है। यहां तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया भाई, हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, कैन आई से रिलेटिव स्ट्रेंथ इज एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस, करेक्ट, करेक्ट, ये हम लोग ने डिस्कस किया। पहले तो हम लोग ने एवरेज कैलकुलेट किया, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट किया वो भी लिख देता हूं मैं, अभी तक वो नहीं लिख रहा हूं मैं, वो मैं बता रहा हूं, एवरेज गेन मेरे को नेक्स्ट वाले वैल्यू के लिए लिखना पड़ेगा। अब तक कैसे कैलकुलेट किया, बेसिकली हम लोग ने 14 डेज का जो भी गेन जितना जितना हुआ था उसको ऐड करके डिवाइड बाय 14 कर लिया, सिंपल, करेक्ट। अब क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। एक्चुअली मैं पूरा लिखवा ही देता हूं, आई विल शेयर दिस नोट ऑल्सो विथ यू सो दैट यू हैव। स्टेप 2, कैलकुलेट 14-day average gain and average loss separately, correct, separately calculate करना है। remember what, 14 day is equal to 14 changes होंगे 15 डेज में, तो आपका जो 14 डे एवरेज कैलकुलेट करोगे वो आप 15th डे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज डे 2 से आपका चालू होगा टिल डे 15, ठीक है। तो आपका एवरेज गेन क्या है ऑन 14th डे, कैन आई से, और अदर 15th डे, तो डे 15 पे एवरेज गेन वाज, हम कैन आई से हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट 96 टोटल था, 0.96 टोटल था, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 14 एंड एवरेज लॉस, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है टोटल लॉस का विच वाज 2.51, वो सब एक एक करके आप करते तो 2.51 आता, इसको डिवाइड बाय 14 कर लो, कैन आई से दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 0.07, दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 0.18, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 इज आपको एक्सक्यूज मी, आपको कैलकुलेट करना है आर एस एंड आर एस आई, यू हैव टू कैलकुलेट ऑन डे 15, ऑन डे 15, बट डे 15 पे आप 14 डे का कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस इज योर आर एस, करेक्ट, कैन आई से एवरेज गेन आपने फाइंड आउट किया 0.07, एवरेज लॉस आपने फाइंड आउट किया 0.18, करो इसका मैथ, 0.07 डिवाइड बाय 0.18, can I say this math is 0.39 and hence your relative strength is 0.39, I will make a column and I will call it RS, which is 0.39. Now I have to make another column which is called RSI. Now what is the formula of RSI? Why RSI? I told you that relative strength is average gain upon loss, but relative strength index RSI makes it scaled to 100. How do you scale it to 100? You basically say RSI 100, total index should be always 100, so you start with 100 and then you say out of this 100 you will basically think of it as the way you discount it, right? Although this is not discounting at all, but the way you discount it, you do 1 plus RS, you do 1 plus T, right? This is just to make you remember, this is absolutely unrelated but just to make you remember, okay? I tell you the logic also, logic क्या है कि आपका typically अगर average gain और average loss दोनों equal होते, ठीक है, कि अगर एवरेज गेन भी 2 है एंड एवरेज लॉस भी 2 है, तो कैन आई से 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता आपका, 2 डिवाइड बाय 2 1 आता, तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो 1 आता। तो इस फॉर्मूला में अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ डालते हैं हाइपोथेटिकली 1 को, तो कैन आई से 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, सो कैन आई से 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 आ जाता, विच मीन्स कि आप न्यूट्रल हो, बट द मोमेंट इट गोज अबव 50 इट मीन्स बुलिश एंड द मोमेंट इट गोज बिलो 50 इट मीन्स बेरिश, द क्लोजर टू 0 इट मीन्स उतना लॉस में चलेगा एंड उतना लॉस में ट्रेंड है, एंड जितना ऊपर 100 की तरफ जाएगा उतना बुल का ट्रेंड है। ऑल्दो अभी के केस में अपना वैल्यू क्या है, अपने केस में वैल्यू इज नॉट 1, अपने केस में वैल्यू इज 0.39 एंड हेंस कैन आई से 100 डिवाइड बाय 1.39, this is 71.94 and hence my value will be, इसको माइनस 100 कर लो, 2 डेसिमल्स तक बोला इसलिए 28.06, ठीक है। सो मेरे को मिल गया RSI ऑफ 14 डेज विच इज 28.06। सर खत्म हो गया सम, खत्म हो गया क्या सम, बताओ,
नहीं गाइस, अभी तक तो सिर्फ 14 डेज का मिला, अभी यही कैलकुलेशन आपको 20 दिन तक करनी है। ठीक है, चलो गुड। तो सर हर बार हम लोग 14 डेज, मतलब अगर मैं डे 16 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले मैंने डे 2 से चालू किया था, मतलब डे 3 से करूं, डे 3 4 5 ऐसे करके 14 टाइम्स, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है। हर बार इतना करने जाओगे तो बहुत एफर्ट है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल ये करना है, विच इज योर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑन 16th डे एंड ऑनवर्ड्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज गेन का कैलकुलेशन? सर मैन्युअली करें? नहीं, मैन्युअली नहीं करना है। क्या करना है आपको, पहले का जो वैल्यू था, आपको जो भी पहले का वैल्यू है, प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस एवरेज जो है, और मैं एक्चुअली इधर एवरेज गेन लॉस के लिए दोनों के सेम ही है, तो कहना है इसे न्यू एवरेज, कहना है इसे न्यू एवरेज, करेक्ट, ये बी है, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या है, प्रीवियस एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइड बाय 14, मतलब क्या, 14 डेज के लिए आपका क्या नंबर था, ठीक है, 14 डेज के लिए क्या था, उसका आप प्रोरेटा करके 13 डेज पे कर दोगे, प्लस टुडेज वैल्यू, टुडेज वैल्यू मतलब 16th डे से 16th डे। बेसिकली क्या करना है आपको, जो भी प्रीवियस एवरेज था, जो बचपन में करते थे ना हम लोग को, कि 3 नंबर का एवरेज ये है, चौथा नंबर जोड़ना है, तो आप कैसे करोगे, वही कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली जो भी प्रीवियस एवरेज था, जैसे 1 वाज योर प्रीवियस एवरेज 14 डेज के लिए, 1 वाज योर प्रीवियस एवरेज, मतलब टोटल नंबर वाज 14, तो कहना है से प्रोपोर्शनेट नंबर फॉर 13 डेज वाज 13, सो 13 प्लस अभी का नंबर है लेट्स से 2, सो 13 प्लस 2 15 करके वापस मैं नया एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 14 कर लूंगा। ठीक है, सो ये जो डिवाइड बाय 14 है, ये पूरे के लिए डिवाइड बाय 14 होगा, एंड हेंस कहना है से प्रीवियस एवरेज इंटू 13 डिवाइड बाय 14। तो आप ये प्रीवियस एवरेज इंटू 13 कर लो पहले, ताकि पहले के 13 दिन का टोटल वैल्यू मिल गया, प्लस टुडेज वैल्यू करके डिवाइड बाय 14 कर लो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर न्यू एवरेज। ठीक है, आप अब एक एक करके फ्रेशली कैलकुलेट नहीं करोगे गाइस, ठीक है। एंड हेंस नाउ इफ यू डू इट फॉर द 16th डे, कैन वी डू इट टुगेदर फॉर द 16th डे? पहले तो ये बताओ चेंज क्या है 16th डे पे। कहना है से गेन हो रहा है 0.26 का, कहना है से गेन हो रहा है 0.26 का। तो पहले का एवरेज क्या था, 0.07 था, 0.07 इंटू 13 डेज, ये आ गया 0.91। मैं एग्जांपल पे लिख देता हूं, ठीक है, एग्जांपल 16th डे कैलकुलेशन, आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस इन द दिस थिंग डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन चेक इट ऑल्सो। ठीक है, 16th डे पे क्या होगा, एवरेज गेन टिल 15th डे, एवरेज गेन क्या था 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस वैल्यू ऑन 16th डे क्या है गेन की, 0.26, कहना है 0.26 वैल्यू है, तो मैं इसको 0.26 को जोड़ दूंगा। ठीक है, एंड देन ये पूरे का वापस एवरेज निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय 14 करूंगा, तो ये आ गया 0.91 प्लस 0.26 डिवाइड बाय 14। तो कहना है मैं न्यू एवरेज इज 0.08, देखो 0.08357 है, बट आई हैव टू कीप इट राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स इन अकॉर्डिंग विद द आस्क ऑफ दिस सम, एंड हेंस 0.08 है। सर एवरेज लॉस का क्या, सर एवरेज तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा इस वाले डेट पे तो लॉस है नहीं सर, मेरा 16th डे पे तो लॉस है ही नहीं, तो व्हाई विल आई चेंज माय एवरेज, व्हाई विल आई चेंज माय एवरेज? चेंज होगा ना, ऊपर से आपका एवरेज घट जाएगा, कैसे बताता हूं, रुको। कहना है आपका लॉस टिल 15th डे का एवरेज वाज 0.18 इंटू 13 प्लस नया लॉस तो जीरो है ना गाइस, एंड हेंस प्लस 0 डिवाइड बाय 14, तो कहना है आपका एवरेज घट जाएगा 0.18 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 14, एंड हेंस आपका एवरेज घट के हो गया 0.17, 0.18 से 17 हो गया, 167 है, बट दैट्स फाइन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका क्या, एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस कैलकुलेट। बट अब क्या करना है आपको, वापस रिपीट करना है स्टेप 3, रिपीट स्टेप 3 विच इज व्हाट, आरएस एंड आरएसआई का कैलकुलेशन फॉर ईच डे। सर ऐसा बार बार करना पड़ेगा? हाँ बार बार करना पड़ेगा। तो देखो आरएस का कैलकुलेशन क्या होगा आपका, कहना है से आपका एवरेज गेन इज 0.08 एंड एवरेज लॉस इज 0.17, तो कहना है से 0.08 डिवाइडेड बाय 0.17, दिस इज नाउ 0.47, करेक्ट। सो नाउ योर आरएस इज 0.47। ठीक है, आरएसआई का फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएसआई, 1 प्लस आरएस, कहना है से 1 प्लस 0.47, डिनोमिनेटर में 1.47 है, न्यूमरेटर में 100 है, तो ये हो गया 68, 100 में से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो ये आ गया आपका 31.97। तो कहना है से योर वैल्यू फॉर
द 16th डे विल बी 31.97 गाइस, ठीक है। ये आप करते जाओगे तो ये जो भी वैल्यूज है, मैं एक एक करके कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप करते जाना। मैं 19th डे की वैल्यू लिख देता हूं एंड हम लोग 20th डे की वैल्यू साथ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, एंड इतना करके कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं, आप ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड ही करने वाले, मेरे को भी अच्छे से पता है, आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। चलो, आपका 19th डे पे क्या हो रहा है, 19th डे पे आपका लॉस है, ठीक है। तो गेन इज 0, देर इज अ लॉस ऑफ 0.18, ठीक है, ठीक है। और ये जो है पहले की वैल्यूज, मैं इधर खाली वैल्यूज सॉल्यूशन में से लिख देता हूं, ठीक है। 0.44, 1 सेकेंड, हाँ दिस इज फाइन, एंड 30.50। अब 20th डे पे क्या हो रहा है, 20th डे पे गेन हो रहा है 0.18, लॉस इज 0। तो कहना है इसे मैं 0.07 जो था इंटू 13 कर लूंगा, प्लस गेन ऑफ द 20th डे 0.18 करके डिवाइड बाय 14 कर दूंगा, हेंस मेरा एवरेज गेन नाउ इज 0.08। सेम थिंग आई विल डू फॉर एवरेज लॉस, 0.16 इंटू 13 प्लस 0, क्योंकि इस दिन तो 0 है, डिवाइडेड बाय 14, and hence can I say my average loss on 20th day is 0.15. Now can I say RS will be 0.08 divided by 0.15? RS is 0.53. If RF is 0.53, can I say 100 minus 100 upon 1 plus 0.53? 1 plus 0.53, 100 से डिवाइड करो, 100 माइनस करो, दिस नंबर इज 34.64। तो मेरे को चाहिए था क्या, मेरे को चाहिए था ट्रेंड निकालना है, तो कहना है से मेरा ट्रेंड इज 28 से 34 की तरफ आ गया, तो कहना है से द ट्रेंड इज गोइंग अपवर्ड्स। बट आपको क्या करना है, आपको इंटरप्रिटेशन निकालना है, आपको इंटरप्रिटेशन निकालना है किस चीज का, ये 34 के नंबर का। ना इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको कुछ पार्ट लिखवा देता हूं और एकदम लॉजिकली इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि 0.5 जो है, अगर 50 बेसिकली 50 जो है वो आपका न्यूट्रल होता, ठीक है। तो कैन आई से लेस देन 50 मींस आपका बेरिश ट्रेंड है, मोर देन 50 मींस आपका, मोर देन 50 मींस आपका बुलिश ट्रेंड है। तो आरएसआई का इंटरप्रिटेशन, इफ इट इज अबव 70, बहुत अच्छा स्कोर है, देन इट इज कॉल्ड ओवरसोल्ड, सॉरी ओवरबॉट, ठीक है। ओवरबॉट मतलब इतना ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है कि बहुत खरीद रहे हैं इसको, एनहेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 50 to 70 के केस में क्या होगा, दिस इज अ बुलिश और अ पॉजिटिव मोमेंटम, बुलिश और अ पॉजिटिव मोमेंटम, करेक्ट। सर 50 के केस में क्या होगा, 50 के केस में आई विल से इट इज अ न्यूट्रल वन, ठीक है। 50 के केस में आई विल से इट इज अ न्यूट्रल वन। 30 to 50 क्या होगा, अगर ऊपर बुलिश ट्रेंड था तो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, करेक्ट। मैं कहां पे लाई कर रहा हूं, मैं 30 to 50 के बीच में लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो मेरा नंबर क्या है, 34 का नंबर है, एंड हेंस आई एम इन द बुलिश, आई एम इन द बेरिश और वीक ट्रेंड, कैन आई से वीक मोमेंटम है, ठीक है, इसका वीक मोमेंटम है। सर लेस देन 30 हुआ तो क्या, लेस देन 30 हुआ अगर तो ये हो गया ओवरसोल्ड, मतलब कोई इस शेयर को रखना नहीं चाह रहा है, सब लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो एंड हेंस नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, माय कंक्लूजन विल बी दिस सिक्योरिटी, व्हाटएवर द सिक्योरिटी इज ए लिमिटेड, ए लिमिटेड इज बेरिश और वीक मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि वो 34 के आरएसआई पे है, करेक्ट। बट रिकवर्ड, बट इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम, पहले दिन कितना था आपका 14 डे वाला, पहले दिन आपका था 28, कैन आई से इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम 28 टू 34, कैन आई से इट हैज रिकवर्ड, बट रिकवर्ड फ्रॉम 28.06 to 34.64. So while it has recovered, it is still a bearish one and it remains below 50 and hence it is still not bullish. वो 50 के ऊपर जाएगा तो ही bullish trend आएगा इसका, अब तक फिर भी इसका bearish trend है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्क्रीनर भी बता देता हूँ। ये देखो स्क्रीनर के केस में आप देखोगे ना तो आपको ओवरसॉल्ड स्टॉक्स ऐसे मिल जाएगा, फिर ऐसे ओवरबॉट स्टॉक्स का भी होता होगा, ओवरबॉट स्टॉक्स आरएसआई, ये रियल लाइफ में यूज होता है ये सब, ठीक है। ये देखो ओवरबॉट स्टॉक्स, ये देखो आईसीआईसीआई, एएमसी, टाइम मैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। इसके आरएसआईज देख लो राइट हैंड साइड पे, 61, 66, 63, 72, और हम लोग के वो ओवर 79 वाला भी है। 79 कौन सा है, वाटरवेज लीजर, ठीक है। ये देखो पहले हम लोग अगर देखते हैं, ये जो ओवरसोल्ड वाले थे इसका आरएसआई देख लो, लेस देन 30, ठीक है। ये तो 6 का आरएसआई है, तो कौन सा स्टॉक है, इंडो था, व्हाटएवर, ठीक है, क्लियर है।
तो दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ यूजेज ऑफ RSI. ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन हैविंग सेड दैट गाइस, ICI ऐसे नए क्वेश्चन सीधा RTP में टेस्ट करता है. इट इज व्हाट इट इज, इट्स फाइन. बट एग्जाम में पूछे उससे पहले यहाँ पे टेस्ट कर ले. इट इज बेटर. आपको ये जो है नोट्स, आई विल upload it on Google Drive and I will share with you the link. ठीक है. Stay tuned for the second part of this video where we will be discussing all other questions of the RTP. Guys, please practice अच्छे से and be conceptually clear. Practice as many new questions as possible, but most importantly, conceptual clarity is important. ठीक है. Do subscribe if you're not subscribed already. If you did like the video, do press the thumbs up button and do share it with all of your friends appearing in November 26 or May 27 or even beyond. Okay? And see you in the next video where we solve a lot many November 26 RTP questions. All the best. We'll bring a lot more videos as well. So stay tuned. See you. Bye-bye.